हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फेलोन क्लासेस। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था द लिविंग वर्ड, और वहाँ पर अपन ने लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स की स्टडी की थी। वहाँ पर अपन ने कैरेक्टर्स को स्टडी किया था कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बेसिक प्रिंसिपल बनाते हैं, बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं हमारे लिविंग बीइंग के बारे में, है ना, और कौन सी मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में स्टडी किया था। नाउ अब हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी टर्म हमको कैसे क्या डिफाइन करती है। क्लियर है? तो अपन बात करते हैं सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पर दो वर्ड्स मिलकर ये पूरे शब्द को बना रहे हैं, है ना। एक तो है क्या, बायो, जो अपन को सबको पता है कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, दैट इज लाइफ। एंड द डाइवर्सिटी, बेटा डाइवर्सिटी कंक्लूड करती है दो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को। जैसे हम बात करेंगे नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कितनी तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर दो चीजें हमको समझनी है कि डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं बेटा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड सेकेंड वन इज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमने दो बातें सीखी कि लाइफ के कितनी तरह की लाइफ प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट हैं, और वैरायटी उसमें कितनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कितनी वैरायटी के एनिमल्स या कितनी वैरायटीज के हमारे पास प्लांट्स प्रेजेंट है, उन सब का टोटल नंबर क्या बनाता है, हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को बनाता है, जिसको हम जैव विविधता बोलते हैं। अब पूरी हम इसकी जो बेसिक स्टडी है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, उनकी वैरायटीज उनके अंदर क्या क्या है, वो सारी चीजें कहाँ पर आती हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब बायोडाइवर्सिटी के में हम कौन कौन सी डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करते हैं। देखो बेटा, बायोडाइवर्सिटी में एक हम स्टडी करते हैं बेटा कौन सा, एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में, प्लांट डाइवर्सिटी, और माइक्रोब्स डाइवर्सिटी। अगर मैं बात करूं एनिमल डाइवर्सिटी मींस जितने भी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हैं इस अर्थ के ऊपर, है ना, वो, और उनकी कितनी फॉर्म्स प्रेजेंट है, कितने तरह के एनिमल्स प्रेजेंट हैं, उन सब का जो अमाउंट है, उन सब का जो नंबर है, वो हमारी एनिमल डाइवर्सिटी को बनाएगा। जो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने तरीके के प्लांट्स हैं, जितने डिफरेंट वेराइटीज प्रेजेंट हैं प्लांट्स की, उन सारे के सबको हम मिलाकर क्या कहेंगे, प्लांट डाइवर्सिटी। और जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स के अंदर बेटा एक्सेप्शन रहेगा किसका, हमारा वायरस का। वायरस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, बिकॉज वायरस क्या है बेटा, वायरस नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग के बीच की एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर एंटिटी है। अगर हम बात करें वो अगर किसी आइसोलेटेड है, किसी पर्टिकुलर लिविंग स्ट्रक्चर के पास नहीं है, तो उनको हम एक एंटिटी की फॉर्म में मानते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जो एक प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, जो क्या है, एक नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का एक पर्टिकुलर स्टेज है। ठीक है, तो उसको हम इसमें कंक्लूड नहीं करते हैं वायरसेस को, है ना। तो अब हम बात करते हैं बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूं हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में इतनी बात पड़ी, तो टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं हमारी अर्थ पर, ये क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ की है कितनी। तो अगर मैं बात करता हूं बायोडाइवर्सिटी की, तो अभी तक टिल डेट हम बात सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी तक इस अर्थ पर डिस्कवर्ड हो चुके हैं आज तक, वो सारी की सारी मिलकर हमारी क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। तो जैसे हम देखें 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज टिल डेट डिस्कवर्ड, टिल डेट अभी तक कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं इस अर्थ पर, और यही हमारी बायोडाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं अर्थ की। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें इसके अंदर भी वेरिएशंस हमको मिलते हैं कि भाई एक्चुअल में इसमें प्लांट्स कितने हैं और इसमें एनिमल्स कितने हैं। तो अगर हम देखें इसके बारे में, तो बेटा अगर मैं इसमें बात करता हूं आपसे एनिमल डाइवर्सिटी की, तो एनिमल डाइवर्सिटी कितनी है इसमें, एनिमल डाइवर्सिटी दैट इज 1.2 मिलियन एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर काउंट होते हैं, एंड रिमेनिंग प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर काउंट होते हैं
दैट इज 0.2 टू 0.5 टू 0.6 मिलियन स्पीसीज किसकी है बेटा? प्लांट डाइवर्सिटी की, नंबर ऑफ प्लांट्स की बात करें तो ये सारी हमारे पास क्या है, एक जनरल हमारे पास डेटा है जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारे पास इतने प्लांट्स और इतने एनिमल्स अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इसमें एक बात करें कि ये जो डाइवर्सिटी है ना बेटा, वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है ना। हम इसका कोई अभी तक कोई फिक्स्ड अभी तक तो है नहीं कि भाई इतने ही ऑर्गेनिज्म हैं और हमने इनके बारे में सबके बारे में जान लिया। लेकिन डाइवर्सिटी तो बहुत बहुत बड़ी, बहुत वास्ट ब्रांच है जिसके अंदर हम रेगुलरली क्या कर रहे हैं, डे बाई डे इंक्रीज करते जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को। नए नए डिस्कवरी होती जा रहे हैं, नए नए हमको नए नए एनिमल्स मिलते जा रहे हैं, नए नए प्लांट वेराइटीज हमको मिलती जा रही हैं। तो रोज की रोज जब इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका डेटा जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं बेटा कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमको कहां मिलती है। तो अगर मैं इस पूरे अर्थ की बात करूं तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो हमको मिलती है दैट इज बेटा TRF, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहां पर अभी तक बहुत कम ह्यूमन एक्सपोजर हुआ है, बहुत कम लोग वहां पर पहुंचे हैं। अभी तक उनके बहुत सी ऐसी जगह हैं, इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि वहां पर ह्यूमन की अभी तक रेंज में ही नहीं आए हैं। तो वहां पर तो अभी जब पहुंचे ही नहीं है ह्यूमंस, तो बेटा अभी तक वहां पर डिस्कवरी होगी कैसे, वहां पर डिस्कवर करेंगे कैसे एनिमल्स की या प्लांट की वेराइटीज को। तो जो मैक्सिमम हमको जो मिलता है, डाइवर्सिटी मिलती है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूंगा बेटा तो वो कहां है, अर्थ में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है वो है बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां मिलेगी, तो आपको याद रखना दैट इज सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी। सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है बेटा कोरल रीफ्स। तो यहां पर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम देखते हैं ज्यादातर ना। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी अर्थ की कहां है बेटा, आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और सेकंड मैक्सिमम वेराइटीज कहां, जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहां मिलती है, आपके कोरल रीफ पे। लिख लीजिए आप इसको एक बार। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपको बेटा इसके अलावा जो अभी तक हमने जितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड की हैं वो हमने अप्रोक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो हमने अब तक डिस्कवर्ड की हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना ये फिक्स्ड हो गया, अभी तक बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, डे बाई डे इनको इंक्रीज होती जा रही हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट मे। तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि अभी तक 7 मिलियन स्पीसीज हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, कि अभी 7 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जिनको डिस्कवर करने के लिए रह गई हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या बात करेंगे, 7 मिलियन स्पीसीज जो अभी क्या है बेटा डिस्कवर्ड होने के लिए रह गए हैं। ठीक है, कुछ एक साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने बताया था कि 20 मिलियन स्पीसीज हैं। तो ये वेरिएबल नंबर हैं कि कोई, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है कि बेटा हमको पता नहीं है कि कितना है, तो हम उसको एक रेंज बताते हैं कि इतनी रेंज में स्पीसीज हैं जो अभी डिस्कवर्ड होने के लिए रह गई हैं। तो अभी हमने बात करी तो कोई इतना बड़ा, इतनी बड़ी टर्म, अब इसका डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमको अगर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इस सारे डेटा के, भाई किसी ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टर्स हैं, किस ऑर्गेनिज्म को किस पर्टिकुलर टैक्सोन में रखा जाएगा या फिर किस पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाएगा। तो वो सारे डेटा को एक बहुत अरेंजमेंट मैनर में, बहुत सिक्वेंस वाइज हमको अरेंज करना पड़ेगा। रेदर देन ये क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा और हमारा ये जो डेटा है जो हमने अब तक संभाल के रखा हुआ है, जो हम उसको जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको डिस्टर्ब ना होने से बचने के लिए हमने क्या करा, एक नई ब्रांच को क्या करा, डिस्कवर्ड किया, नई ब्रांच को बनाया जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की हमको जरूरत क्यों पड़ी कि इस डेटा को, जो इतना बड़ा डेटा है, इसका अरेंजमेंट करने के लिए, इनको सीक्वेंस वाइज इसको अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी किया, है ना। टैक्सोनॉमी क्या है तो आप याद रखेंगे, इट इज द ब्रांच of biology
that deals with the study of identification, classification and nomenclature of an organism. Nomenclature of an organism. तो बेटा अभी हमने देखे यहाँ पे 3 वर्ड हैं कि टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, हम क्लासिफिकेशन करते हैं और नॉमेनक्लेचर करते हैं। इन तीनों के ऊपर ही हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ये तीनों टर्म्स हमको क्या बताती हैं ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और नॉमेनक्लेचर क्या है। क्लियर है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले देखो जो ये ब्रांच है टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, 2 वर्ड से मिलकर है। फर्स्ट हम बात करें टैक्सोनॉमी के अंदर, टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से मिलकर बनी है। टैक्सिस विच मीन्स अरेंजमेंट एंड द सेकेंड वन इज नोमोज जिसका मीन्स होता है बेटा रूल्स और लॉज, कि मीन्स कुछ रूल्स और लॉज को यूज करके हम इन ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर अरेंजमेंट प्रोवाइड करें जिसके अकॉर्डिंग इनको ग्रुपिंग हो पाए, इनकी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक रूल्स के बेसिस पर इनको अरेंज कर सकें। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर करते हैं बेटा, अपने टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की मैं बात करूं बेटा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरलस लीनियस। बहुत नाम आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, या फिर हम बात करें बायो के अंदर तो आपको हमेशा मिलेगा कैरलस लीनियस के बारे में। तो कैरलस लीनियस कौन है बेटा? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, जिन्होंने इस ब्रांच को बनाया था, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा टर्म। ये जो टर्म है पहली बार किसने यूज कर दी? तो टर्म वॉज गिवन बाय A.P. de Candolle। ठीक है, चलिए तो अभी हमने देखा कि जो टर्म थी वो किसने दी थी? A.P. de कैंडोले ने दी थी। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो एक्चुअल इसका प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है ना। तो टैक्सोनॉमी वर्क ही किस पे करती है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क करती है। तो हम इसके बारे में करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट जो टैक्सोनॉमी है बेटा वो 3 स्टेप्स में वर्क करती है। फर्स्ट है बेटा आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखो आइडेंटिफिकेशन वो पर्टिकुलर स्टेप है टैक्सोनॉमी की जिसके अंदर हम जो ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं। मींस कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को लेकर उसके ओल्डर ऑर्गेनिज्म, जो ओल्डर अभी तक जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जो नोन ऑर्गेनिज्म हैं, उनके साथ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है उसके साथ उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे। मींस उसके बीच में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। अगर वो कैरेक्टर्स हमको मिल जाते हैं तो हम उसको पर्टिकुलरली क्या करेंगे, आगे जाके क्लासीफाई करेंगे। तो पहला जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन क्या है बेटा? कैरेक्टराइजेशन करना, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो कैरेक्टराइजेशन होंगे वो किसके बेसिस पर होती है? कंपैरेटिव स्टडीज के बेस पर, कि मींस उसके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं किससे बेटा? उसके ओल्डर ऑर्गेनिज्म से, उसके नोन ऑर्गेनिज्म से। तो कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी of an organism with known organism, जो अभी तक ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म हैं
उन ऑर्गेनिज के साथ हम इसकी क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अब कंपैरेटिव स्टडी किसी एक बेसिस पर तो होगी ना, तो यहाँ पर क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर ब्रांच हैं जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं, जिनके ऊपर हम स्टडी करेंगे, जो कुछ स्पेसिफिकली काम करती हैं इस ऑर्गेनिज की कंपैरेटिव स्टडी के लिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, कि उसके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं उस ऑर्गेनिज के, वो किस ऑर्गेनिज के साथ मैच कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, मॉर्फोलॉजी की। मींस उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम उसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे नॉन ऑर्गेनिज के साथ। नेक्स्ट, उसकी एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। एनाटॉमी क्या है बेटा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस ऑर्गेनिज के साथ मैच कर रहा है, किस ऑर्गेनिज के साथ इसकी जो कंपैरेटिव स्टडी है वो ज्यादा मैच कर रही है एनाटॉमी के लेवल पर, तो हम वहां पर एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। उस ऑर्गेनिज की बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पर हम उसके क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, उसका पर्टिकुलरली जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या क्या सब्सटेंस मिल रहे हैं, या उसके अंदर क्या कंपोनेंट है ना, क्या बायोमॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, उसके जो बॉडी है वो किस पर्टिकुलर लेवल की अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो इन सारी की चीज़ों की स्टडी क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर आती है, तो इसकी कंपैरेटिव स्टडी होती है नॉन ऑर्गेनिज के साथ। उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में हम जानते हैं, उसके जो सेल्स हैं, उसके जो टिश्यूज हैं वो किस फॉर्मेशन में फॉर्म हुए हैं, उनका क्या फंक्शंस हैं, उनकी हिस्टोलॉजी के बारे में जानेंगे, टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। एंड लास्ट वन दैट इज इकोलॉजी, कि मींस जो ऑर्गेनिज हमको मिल रहा है वो उस ऑर्गेनिज की जो दूसरे ऑर्गेनिज है उसके साथ उसके वो जहाँ जो हैबिटेट में रह रहा है, उसका जो नेचर है, वो अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कहाँ पर किस रीजन पे उनका ज़्यादा नंबर मिल रहा है, तो ये सारी स्टडी कहाँ आएगी, इकोलॉजी के अंदर आएगी। तो ये सारी टर्म्स हम कंपैरेटिव स्टडी में यूज़ करते हैं और यही हमको बताती है आइडेंटिफिकेशन। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज क्लासिफिकेशन। मींस जब पहली बार हम आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये ऑर्गेनिज है, इस ऑर्गेनिज की पर्टिकुलरली ये कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर ये ऑर्गेनिज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज के साथ मैच कर रहा है, तो यहां पर इसका जो ग्रुप होगा वो इस वाले ऑर्गेनिज के साथ रखना चाहिए। तब हम उसके बाद क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, जो ये हम आगे करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड जो हमारे पास है दैट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड स्पेसिफिक ग्रुप और टैक्सोन। यहां पर जो बेटा क्लासिफिकेशन में जो ग्रुप है जहां पर हम उसको लोकेट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं हम इस पर्टिकुलर हायरार्की में, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम टैक्सोन बोलते हैं। क्या ग्रुप बोल सकते हैं या उसको टैक्सोन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन के बाद जो थर्ड आएगा बेटा दैट इज नॉमेनक्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी का, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है अभी हम आगे सीखेंगे, है ना। अब देखो क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा, पर्टिकुलर उसको ग्रुप प्रोवाइड कर दिया, है ना, कंपैरेटिव स्टडी हो गई। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर उसको कुछ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पर उसका करेक्टराइजेशन करके उसको एक प्रोवाइड कर दिया एक प्लेस। अब उसके बाद जो लास्ट हमारे पास आता है दैट इज नॉमेनक्लेचर। तो ये होता है बेटा नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि भी उस ऑर्गेनिज्म का कुछ एक नेम तो रखना पड़ेगा ना, जो हमने नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है। तो ये क्या आता है बेटा, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नामकरण भी बोल सकते हो, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। तो अभी हम पढ़ लेते नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब जो नॉमेनक्लेचर हमको अभी आगे नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में ही इसके बारे में स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है क्या बेटा, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करना जिसके अकॉर्डिंग उसकी जो क्या होगा उसको पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रूल्स होती है सारी चीजें, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रूल्स इसका नाम हम देते हैं।
अब इसके लिए बहुत सारी स्पेशल बॉडीज़ हैं जो इसके नेमिंग को रेगुलेट करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज के लिए, डिफरेंट एंड डाइवर्सिटी के लिए क्या होता है, डिफरेंट एक रूल्स बने हुए हैं जो एक स्पेशल बॉडीज़ इनको रेगुलेट करती हैं। जैसे मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि ICZN जो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एनिमल्स के लिए, है ना। ICBN जो बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ICNCP न्यूली कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अभी इनके बारे में हम आगे फर्दर भी करने वाले हैं। तो अभी हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है ना वो क्या है, देखो अभी हमने देखा आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखी बात अपनी नॉमेनक्लेचर की बात। क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है किसके ऊपर, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम उनको एक ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज करते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज करो जैसे कि आपको किसी के एड्रेस के बारे में आपको कहीं जाना है ना, तो आप उसका स्पेसिफिक एड्रेस तो पूछोगे ना, उस एड्रेस के बिना आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं मानसरोवर रहता हूँ, है ना, अब सपोज कर लिया मैंने बोल दिया मानसरोवर रहता हूँ मैं, तो मानसरोवर एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। अब कौन सी स्टेट का मानसरोवर है, कौन सी सिटी का मानसरोवर है, इंडिया में है, आपका पर्टिकुलरली किसी और कंट्री में है ना, किसी बांग्लादेश में है या फिर यूरोप में है, किस एक कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो आपको एक एग्जैक्ट और एक सीक्वेंस वाइज पैटर्न पता होना चाहिए, रेदर देन आप उस लोकेशन पे पहुंच नहीं पाओगे। तो बेटा हम बात कर रहे हैं कि सर क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज का किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम देखना है। तो वो सिस्टम क्या है बेटा, जैसे कि हम बात करते हैं हायरार्किकल सिस्टम है, तो किंगडम, अब देखो ये हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम हायरार्किकल सिस्टम बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं, कि जो एक ऑर्गेनिज है उस ऑर्गेनिज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, उन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हमने उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में लोकेशन उसको दे दी। अब जैसे सपोज करो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको हमने बोला किंगडम। अब एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एक अलग अलग ग्रुप एक किंगडम हो गए, है ना। फंजाई किंगडम हो गया, एक हमने बात कर लिया कि मोनेरा एक किंगडम हो गया, प्रोटिस्टा एक किंगडम हो गया। तो ये ग्रुपिंग है ना, तो ये ग्रुपिंग अब इन बेसिस पर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम उनको एक लोकेशन देते हैं। तो ये एक ग्रुप है और यहां पर ही इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टैक्सॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सॉन भी बोलेंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये सारे के सिस्टम के बारे में हमको आगे स्टडी करना ही है। तो अभी हमने देखो क्लासिफिकेशन की बात, किंगडम की बात करी, तो मैं एक किंगडम के बारे में आपको बता देता हूं। हमारे पास टोटल कितने तरीके के किंगडम्स हैं वो हम बता देते हैं। एक हमारे पास है बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी हम इसके बारे में बस नाम में आपको बता देता हूं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था, ये दिया था बेटा कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। क्लियर। सेकंड, अगर मैं आपसे पूछता हूं थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप याद रखोगे थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन was given by Ernst Haeckel. Four kingdom of classification जो दिया था वो दिया था बेटा कोपलैंड। नेक्स्ट, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप इनमें से आप इनके नाम याद रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जो है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा हम जो बात करते हैं वो इसी की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट में आता है कौन सा, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, बहुत बार पूछा गया इसका नाम, आप लोग रिकॉग्नाइज कभी कर सकते हो, दैट इज R.H. विटेकर। किसने दिया बेटा, ये R.H. विटेकर ने दिया।
आर एच व्हिटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट एक किंगडम और पढ़ते हैं, दैट इज 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया बेटा, ये दिया है हमारा कार्ल वूज। किसने दिया, कार्ल वूज ने दिया। तो ये कुछ एक सिस्टम्स हैं, इनके बारे में आप अच्छे से याद कर सकते हो कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस से, और 3rd किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया बेटा, वो अर्नस्ट हैकेल ने दिया। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गिवन बाय द आर एच व्हिटेकर, एंड 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूज। अब ये लिख लीजिए। अब बेटा हम बात करते हैं आर एच व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ही, फिर आगे जब हम उसको स्टडी करेंगे तो देख लेंगे। देखो आर एच व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, उसके अंदर हम 5 किंगडम्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मोनेरा को, प्रोटिस्टा, फिर हम स्टडी करेंगे अपना फंजाई, प्लांटी, और लास्ट दैट इज एनिमिलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये हमारे पास 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब जो हमको बॉटनी के अंदर पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ेंगे, एक तो फंजाई के बारे में, माइकोटा के बारे में पढ़ेंगे और प्लांटी के बारे में। तो अभी हम यहाँ पर प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ ही रहे थे, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्लांटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा। एक तो पढ़ेंगे हम यहाँ पर एल्गी, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर कि हमको आगे क्या क्या चीज़ें देखनी है, जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं डाइवर्सिटी के अंदर ही। तो डाइवर्सिटी के अंदर हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके भी एल्गी के अंदर हम ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, है ना, ब्राउन एल्गी, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद ब्रायोफाइटा के मेंबर्स की स्टडी पढ़ेंगे, हेपेटोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर टेरोप्सिडा के बारे में बात करेंगे, साइलोप्सिडा क्या होता है ना, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लाइकोप्सिडा के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स के बारे में, साइकस के बारे में, फाइकस के बारे में, इनके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। या फिर हम बात करें एंजियोस्पर्म, मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बारे में, मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन के बारे में करेंगे। तो एक थोड़े से बीच में आपको बता दिया, तो आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स के लिए है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे बेटा, अब बात करेंगे हम एक और ब्रांच के बारे में, जैसे कि बात टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की ही एक सेकंड और अपग्रेडेशन है बेटा। अगर मैं बात करता हूं एक वर्ड दैट इज सिस्टमैटिक, तो देखो मैंने आपको अभी बताया था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन को लेकर, क्लासिफिकेशन को लेकर और नॉमेनक्लेचर को लेकर स्टडी करते हैं। लेकिन बेटा अब हमने बात करी है सिस्टमैटिक्स की, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमैटिक और आपका टैक्सोनॉमी। अब देखो कई बार है ना, आपको टैक्सोनॉमी जहां लिखा होगा वहां पर आपको सिस्टमैटिक्स देकर भी काम चला सकते हैं, बट यहां पर क्या दोनों में डिफरेंस है। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी along with phylogeny, टैक्सोनॉमी along with phylogeny that is known as systematics। मीन्स अगर मैं टैक्सोनॉमी के अंदर ही एक स्पेसिफिक टर्म को और ऐड कर दूं, ये क्या, फाइलोजेनी, तो वो क्या बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी क्या, सिस्टमैटिक्स। अब ये फाइलोजेनी है क्या, फाइलोजेनी एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को लेकर स्टडी करते हैं। मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म। मींस सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं, टैक्सोनॉमी के अंदर मैंने 3 चीजें देखी थी बेटा। क्या क्या देखा था, पहला चीज देखी थी मैंने आइडेंटिफिकेशन, सेकंड था मेरे पास क्लासिफिकेशन, थर्ड था मेरे पास नॉमेनक्लेचर। लेकिन यहां पर हमने कभी भी कोई भी ऐसी बात करी थी कि भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इस नए ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है, नहीं ना। तो मींस यहां पर हम क्या कर रहे हैं,
रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, कि इवोल्यूशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, उसकी स्टडी किसके साथ, टैक्सोनॉमी के साथ, वो हमको बताती है क्या बेटा, सिस्टेमैटिक्स। क्लियर है। अब देखो सिस्टेमैटिक्स की नीड क्यों पढ़ी हमने। देखो बेटा ऑर्गेनिज्म के बीच में जब ग्रुपिंग हम करते हैं, जब उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको एक नई एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ उसको उस पर्टिकुलर लोकेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमको उन ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन भी बताना चाहिए कि भाई एक्चुअल में जो नया ऑर्गेनिज्म है वो किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है ना, उसके बीच में उससे पहले ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, तो उन सब की स्टडी भी हमको बहुत जरूरी है, और यही हमको बता दी क्या बेटा, सिस्टेमैटिक्स। लिख लीजिए इसको। चलिए अब हम सिस्टेमैटिक्स के अंदर ही देखते हैं बेटा कि सिस्टेमैटिक जो टर्म है वो किसने दी, सिस्टेमैटिक किसने दिया था बेटा, ये हमको दिया था बेटा लीनियस ने, कैरलस लीनियस ने दिया सिस्टेमैटिक्स, है ना। अब यहां पर जो सिस्टेमैटिक्स है वो दो तरह की बेटा, इसकी दो बाइफर्केशंस हैं। आप देखो, एक होती है बेटा ओल्ड सिस्टेमैटिक्स, और एक है बेटा न्यू सिस्टेमैटिक्स। ओल्ड सिस्टेमैटिक और न्यू सिस्टेमैटिक्स में क्या डिफरेंस है, ये देख लीजिए। ओल्ड सिस्टेमैटिक की जब मैं बात करता हूं तो ये ओल्ड सिस्टेमैटिक दिया था बेटा किसने, वही कैरलस लीनियस ने, और ये दिया बेटा जूलियन हक्सले। अब आपको मैं बता देता हूं, वैसे सिस्टेमैटिक एक्चुअल में जो वर्ड आया है वो कहां से है, सिस्टेमा से बना है, और सिस्टेमा का मतलब ही क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं, हमने बस वहां पर क्या देखा था, ये टैक्सोनॉमी में हम बात कर रहे थे सिर्फ किसकी बेटा, टैक्सोनॉमी की, मतलब वहाँ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पर जो फाइलोजेनी हुई है, ऐड हुई है, फाइलोजेनी के थ्रू हमने ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन बेटा बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सटर्नल, जैसे ओल्ड सिस्टमैटिक है, तो ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर हम क्या करते थे बेटा, ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो कंपैरेटिव स्टडी हम कर रहे थे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो गए मॉर्फोलॉजी वाले, है ना, उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं आपकी जो हमने हिस्टोलॉजी हो गई उसके बेसिस पर बात करें, लेकिन यहां पर जो न्यू सिस्टमैटिक्स है वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी स्टडी करता है, फिर उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर, उसके क्लासिफिकेशन में, उसके हिस्टोलॉजी, उसकी बायोकेमिकल रिलेशंस, है ना, और बहुत सारे जो भी उसके इंटरनल कैरेक्टर्स थे, वो सारी चीजें कहां होती हैं स्टडी बेटा, न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर हम कंपेरिजन करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स है, ओल्ड सिस्टमैटिक्स किसके ऊपर वर्क कर रही है, ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर मींस मॉर्फोलॉजी के बगैर, ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड। भाई सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करते थे किसमें, ओल्ड सिस्टमैटिक्स में। लेकिन जो जूलियन हक्सले ने जो हमको न्यू सिस्टमैटिक्स दिया, वहां पर हम बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे ब्रांच के बारे में स्टडी करते हैं, मींस ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी इंक्लूड करते हैं, कंसीडर करते हैं उनके अंदर क्लासिफिकेशन करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर न्यू सिस्टमैटिक्स में क्या है, आपके उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना, मॉर्फोलॉजिकल तो ऑब्वियसली है ही उसके अंदर। तो ये सारे कैरेक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं अलोंग विद फाइलोजेनी, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यू सिस्टमैटिक्स। क्लियर है, लिख लीजिए इसको।
अब देखो बेटा, यहाँ जो हम बात कर रहे थे ये साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी, जैसे कि मैं बात करूँ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स की बात हो गई, फिजियोलॉजिकल हो गई, हिस्टोलॉजी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बेटा आ जाती है बेटा आपकी साइटोटैक्सोनॉमी में, मीन्स इंटरनल सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना। और जहाँ पर हम बात करने लगेंगे बेटा उसके बायोकेमिकल नेचर की, जैसे हमने वहाँ लिखा था पहले, तो बायोकेमिकल जैसी कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगी बेटा कीमोटैक्सोनॉमी, मीन्स उसके अंदर जो स्पेसिफिक ब्रांच है जो स्टडी करती है क्या केमिकल नेचर के बारे में, जो उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में, वो हम कंसीडर करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होगा बेटा, उसके साइटोलॉजिकल फीचर, मीन्स उसके सेल के जो फीचर्स हैं, साइटोलॉजिकल फीचर्स की बात करेंगे, मतलब उसका सेल कैसा है, उसका टाइप कौन सा है, किस पर्टिकुलर नेचर का सेल है ना, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ये डिफरेंसेस मतलब जितने भी हैं वो सारी स्टडी किस में आ जाएगी, साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। जो उसकी बायोकेमिकल की बात करेंगे, उसके अंदर कौन से सब्सटेंस मिल रहे हैं, कौन से बायोमोलिक्यूल्स मिल रहे हैं और उनका जीन क्या है, जेनेटिक का नेचर क्या है, वो सब किस में आ जाएगा आपका कीमोटैक्सोनॉमी में। ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर के बारे में, है ना। नॉमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको अभी आपको करना है। अब एक्चुअल में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर में एक स्पेसिफिकली बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो दिया था वो किसने दिया, उसके क्या रूल्स हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में होती कैसे है और इस बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, वो सारी जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर में किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो हमको दिया था वो दिया बेटा किसने, कैरोलस लीनियस, द फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आप डायरेक्टली बोल सकते हो। कौन है, दैट इज कैरोलस लीनियस। देखो कितनी बार अभी अपन ने नाम पढ़ लिया है इनका, कैरोलस लीनियस, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक्चुअल में हमको बता क्या रहा है। देखो बाई का मीन्स होता ही क्या है बेटा, टू टर्म्स, दो। तो एक्चुअल में जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है और नोमियल का मींस क्या है, नेम, टू नेम्स, मींस ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो कंसीडर करता है दो टर्म्स को, टू टर्म्स आर इंक्लूडेड इन दैट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो फर्स्ट टर्म होती है बेटा, जो फर्स्ट टर्म है वो हमको बताती है किसके बारे में, जीनस के बारे में, या फिर उसको बोलते हैं हम जेनेरिक एपिथेट। क्या बोलते हैं बेटा, जेनेरिक एपिथेट। जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म हमको बताती है बेटा स्पीसीज के बारे में, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, इसको सॉरी हम जेनेरिक नेम बोलते हैं ना, इसको जेनेरिक नेम। तो फर्स्ट टर्म हमको बताएगी जेनेरिक नेम के बारे में, जीनस के बारे में। जो सेकंड टर्म है वो हमको बताएगी स्पीसीज के बारे में और स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पर दो टर्म कंसीडर की जाती है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर में, एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं वो हमको स्टडी करने हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है भाई एक्चुअल में, है ना, कि साइंटिफिक नेमिंग है ऑर्गेनिज्म की। अब साइंटिफिक नेमिंग की जरूरत क्यों पड़ी है, देखो अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूँ ना, नॉमेनक्लेचर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा लोकल नेम्स, एक होते हैं बेटा साइंटिफिक नेम। लोकल नेम्स की जब मैं बात करता हूं, लोकल नेम्स को मैं रीजनल नेम भी बोल सकता हूं, इनको मैं वर्नेकुलर नेम भी बोल सकता हूं, है ना। अब ये लोकल नेम्स और ये वर्नेकुलर नेम्स या रीजनल नेम्स होते क्या है ना, इनके बारे में बात करते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, या फिर आपको जब भी नोट्स की ज़रूरत पड़े तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसके अंदर आपको लॉगिन करके आप उसमें नोट्स ले सकते हैं किसी भी क्लासेस के ना। तो अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे बेटा रीजनल नेम और वर्नैकुलर नेम के ना। अब देखो आपको पता है ना कि हम हर एक लोकेशन पर किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेसिफिक नेम होता है। सपोज करो जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई यहाँ पर मेरे को राजस्थान के अंदर एक ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसका नाम है ए। अब मैं किसी दूसरी स्टेट में जाता हूँ और उस स्टेट के अंदर उसी ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं जानता हूँ उसका नाम क्या है बी। तो ये वेरिएशन आ गया ना,
ये जो वेरिएशन आया है रीजन टू रीजन, जो वेरिएशन आते हैं नेमिंग में, तो ये क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो रीजन टू रीजन जो ऑर्गेनिज के अंदर, जो नेमिंग के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं बेटा, कंफ्यूजन। अब इस कंफ्यूजन से, इस डिलेमा से निकलने के लिए हमने क्या करा है बेटा, एक स्पेसिफिकली साइंटिफिक नेमिंग की हमने बात की है यहाँ पर। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जिसकी वजह से हमने क्या करा, हमको जरूरत पड़ी किसकी बेटा, साइंटिफिक नेमिंग की। अब जैसे सपोज करो मैं अगर बात करता हूँ किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज की, सपोज करो मैंने बात करी है ना, एक ऑर्गेनिज जो है ए। अब इस ऑर्गेनिज को मैंने बोला, सपोज करिए मैंने बोल दिया इसको डीन, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। अब मैं किसी इस ऑर्गेनिज के बारे में किसी अदर कंट्री के किसी ह्यूमन को बताने वाला हूँ, किसी ऑर्गेनिज को बताने वाला हूँ इस ऑर्गेनिज के बारे में। तो अगर मैं उसके साइंटिफिक नेम के बारे में ही नहीं जानता तो मैं उसको कैसे उसके बारे में डिलीवर कर पाऊंगा अपने थॉट्स को, कि भाई मैं किस ऑर्गेनिज के बारे में बात करूं। तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, है ना, किसी भी कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलरली स्टेट के अंदर, किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई वेरिएशन ना हो किसी ऑर्गेनिज में, है ना, किसी उसके नेमिंग के लिए। क्योंकि अगर हमको अगर बात करनी है तो बात करने के लिए हम दोनों के जो वर्ड्स हैं वो सेम होने चाहिए ना। तो अगर हम लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा, क्या कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए, हमारी जो बात है वो प्रॉपर्ली पहुंच जाए, तो उसके लिए हमने क्या करा, साइंटिफिक नेमिंग को यूज किया। साइंटिफिक नेमिंग कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं यूनिवर्सल। ये क्या होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। जबकि ये जो वर्नैकुलर या लोकल नेम्स है वो किसी रीजन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जबकि जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं, वो हर एक ऑर्गेनिज के अंदर साइंटिफिक नेम्स क्या है बेटा, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मींस अगर मैं बात करता हूं किसी ऑर्गेनिज का नाम, इस कंट्री में कुछ स्पेसिफिक नेम है, तो वही नेम दूसरी कंट्री में भी क्या होगा, सेम होगा, अगर वो साइंटिफिक नेम है तो। ठीक है ना। तो ये कैसे हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब ये जो रूल्स और रेगुलेशन है, इसके जो रेगुलेटरी यूनिट्स हैं वो कौन है, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो बेटा, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज के लिए कुछ स्पेसिफिक स्पेशल बॉडीज हैं जो वर्क करती है इनके नेमिंग के रूल्स के ऊपर। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि बेटा बात करी ICZN, तो ये होती है बेटा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, की मीन्स कि जो एनिमल के, जूलॉजी के अंदर क्या एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो एनिमल की जो नेमिंग होती है, तो नेमिंग ऑफ एनिमल्स वो कौन रेगुलेट करती है बेटा, ICZN है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटेनिकल नेम के लिए, बॉटेनिकल नेम के लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन सी संस्था है या फिर कौन सी बॉडीज है, दैट इज ICBN, जैसे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। ऐसे ही बेटा ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर न्यूली कल्टिवेटेड प्लांट्स, नए कल्टिवेटेड प्लांट्स जो हैं उनके बारे में जो नेमिंग देती है वो कौन देती है, ICNCP, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर न्यूली कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है। तो बेटा अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में अब हम बात करें, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अभी हमने कौन सा स्टार्ट कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू हम बात कर रहे थे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की, भाई जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। तो अगर मैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो इस अकॉर्डिंग टू दी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट कंपोनेंट आपका क्या होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट है या फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम,
जो जीनस को बताता है। या फिर सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा, सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो बताता है हमको स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में, स्पेसिफिक एपिथेट, और इसको बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, ये पहला दो कंपोनेंट होंगे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ के बारे में, तो फर्स्ट लॉ हमको बताता है अकॉर्डिंग टू दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल। फर्स्ट लेटर क्या होगा जीनस का, वो क्या होगा, कैपिटल। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी स्मॉल। क्लियर है कि भाई जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और जो फर्स्ट लेटर है किसका, स्पीसीज का, वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल। ठीक है। सेकंड इसमें ये है कि बेटा जो भी अगर ये इफ साइंटिफिक नेम आर इन प्रिंटेड फॉर्म, अगर वो किस फॉर्म में है बेटा, प्रिंटेड है, प्रिंटेड फॉर्म में है, तो प्रिंटेड अगर है तो वो कैसे होगा, इट शुड बी इटैलिनाइज्ड। मीन्स वो कैसे होगा, इटैलिनाइज्ड होगा, इटैलिक फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है। अगर वो कैसा है बेटा, इफ दे आर इन रिटन फॉर्म, अगर वो रिटन लिखा हुआ है ना, हाथ से लिखा हुआ है, तो वो कैसे होगा बेटा, इट शुड बी सेपरेटेड। मीन्स बोथ वो जो दोनों कंपोनेंट है वो कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। एंड अंडरलाइन, कैसे होंगे, अंडरलाइन होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ इसके बारे में कि भाई ये जो हमने स्टडी किया है वो कैसे हमको अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नाम बताता हूँ, जैसे सबसे बहुत सिंपल ले लिया मैंने मैंगो के लिए। अब मैंगो के लिए जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अब ये मैंने बेटा लिखा हुआ है, रिटन फॉर्म में है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके देखो इसके अंदर क्या लगाऊंगा, अंडरलाइन, और ये कैसे हैं, सेपरेटेड है। तो ये क्या इसको सिग्निफाई कर रहा है, जो फर्स्ट टर्म है वो कर रहा है किसको, जीनस को बता रहा है। सेकंड टर्म किसके बारे में बता रहा है, स्पीसीज के बारे में बता रहा है। तो ये इसका जीनस हो गया, स्पीसीज। जीनस को हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर है। अब फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड बी कैपिटल, कैसे होना चाहिए, कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीसीज शुड बी स्मॉल। अंडरलाइंड है, सेपरेटेड है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फर्स्ट लेटर स्मॉल है स्पीसीज का। ये हमारा खत्म हो गया कि आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब मैं कुछ एग्जांपल और बताता हूं, जैसे कि आप बात करिए कि ये मैंगो का हो गया। हनी बी के लिए जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है बेटा, दैट इज एपिस इंडिका। तो जब भी आप लिखेंगे तो आपको इन बातों का याद रखना है कि ये सेपरेट होने चाहिए, और इनके अंदर फर्स्ट लेटर इसका जीनस का कैसा होना चाहिए, कैपिटल, और फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल। ठीक है। और लिख लीजिए कुछ नेमिंग, क्रो का लिख लीजिए साइंटिफिक नेम, कॉर्पस स्प्लेंडस। ठीक है। और कॉकरोच का देख लीजिए, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये आप नाम ये कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ही बेटा एक थोड़ी सी एक टर्म्स और आपको याद करिए। अगर किसी पर्टिकुलर नेम के आगे अगर आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से LINN,
तो ये LINN क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट इज अ ऑथर साइटेशन बेटा। कई बार आप नाम देखोगे मैंजीफेरा इंडिका, उसके आगे लिख रहा होगा LINN, लिन लिख रहा होगा। तो लिन का मतलब क्या है? दिस सिग्निफाई एज अ ऑथर साइटेशन। ये क्या होता है बेटा? ऑथर साइटेशन होता है। ऑथर साइटेशन का मतलब क्या है कि ये जो नेमिंग है वो एक्चुअल में दी किसने है? जो नेमिंग थी ऑर्गेनिज्म की वो किसने दी थी, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये ऑथर साइटेशन है वो हमें कैसे लिखा जाता है? जैसे हमेशा एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा बेटा। एब्रीवेटेड फॉर्म यूज करते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और ये हमेशा रोमन में लिखी जाती है ना। जैसे मैंने आपको लिखूँ, जैसे ये नाम है, मैंगो का ही ले लेते हैं, तो मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका क्या? अब ये जो नेम है वो हमने लिख लिया, जीनस है, ये स्पीसीज आपको पता है, लेकिन ये जो LINN है, ये LIN किसके बारे में बता रहा है? कि ये जो नाम दिया था वो किसने दिया है बेटा? कैरलस लीनियस ने दिया था। कैसे दिया था? कैरलस लीनियस ने। तो ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, आपको पता है एब्रीवेटेड फॉर्म है। दूसरा ये कैसा? रोमन में लिखा हुआ है। तो ये सिग्निफाई करता है ऑथर की सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है। तो बेटा अभी हम बात कर रहे थे एब्रीवेटेड फॉर्म की। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम एब्रीवेटेड फॉर्म लिखते हैं, वो किसके लिए लिखते हैं बेटा? वो ऑथर साइटेशन में लिख देते हैं, ऑथर के रिगार्ड में लिखा जाता है। तो बेटा जैसे हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर में, तो कैरलस लीनियस, तो ये नॉमेनक्लेचर उन्होंने दिया था। तो कैरलस लीनियस ने बेटा प्लांट्स के लिए और एनिमल के लिए, दोनों के लिए नॉमेनक्लेचर दिया था। तो प्लांट्स के लिए जो उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया वो उन्होंने अपनी एक बुक में दिया था, जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज प्लांटेरम। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक थी वो किसने दी थी? कैरलस लीनियस में, जिसमें उन्होंने प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की। नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स के लिए भी उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया। एनिमल्स के अंदर लिए जो उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया था वो कब दिया बेटा? वो दिया था उन्होंने सिस्टेमा नेचुरे नाम की बुक में, सिस्टेमा नेचुरे। तो सिस्टेमा नेचुरे का जो 10th एडिशन था उसके अंदर उन्होंने एनिमल्स नॉमेनक्लेचर के बारे में दिया था। ये जो पब्लिश हुई थी, इसकी जो पब्लिश डेट है वो कब है बेटा? ये है 1758 में ये पब्लिश की थी। तो आप इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। देखिए, तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर, आप एक बुक और याद रख सकते हो, जैसे कि एक तो बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम आपको पता होगा बेटा, ये थियोफ्रास्टस ने दी थी। और स्पीसीज प्लांटेरम जो दी थी वो किसने दी थी बेटा? ये आपको कैरलस लीनियस ने दी थी। तो ये जो थी ये तो 10th एडिशन था जो उसका पब्लिश हुआ था। कब बेटा? फर्स्ट में 1758 में, 1758 याद रख सकते हैं ना, फर्स्ट में 1758 में इसको पब्लिश किया था। और जो स्पीसीज प्लांटेरम है वो 1 अगस्त 1753, ठीक है। तो ये जो था 1753 में पब्लिश हुई थी और ये 1758 में, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, यह थोड़ा सा एडिशनल है। इसके अलावा जो हिस्टोरिया प्लांटेरम है वो थियोफ्रास्टस की बुक है ना। तो ये नॉमेनक्लेचर के। अब बेटा मैं एब्रीवेटेड फॉर्म के साथ कुछ आपको बता दूं आपको, तो कभी भी एब्रीवेटेड फॉर्म जो होती है ना, जो लास्ट में हम लिखते हैं, है ना, लीनियस वाला जो हमने बताया, उसको कभी भी हम अंडरलाइन नहीं लिखते, कभी भी वो अंडरलाइन नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं आपको, जितनी भी नॉमेनक्लेचर दिए गए हैं ना वो हमेशा डेड लैंग्वेजेस के थ्रू दिए गए हैं। अब डेड लैंग्वेजेस के थ्रू क्यों दिए गए हैं? आपको पता है कि जो ग्रीक लैंग्वेज है या फिर जो लैटिन लैंग्वेज है, ये दोनों डेड लैंग्वेजेस हैं, है ना। अब इन डेड लैंग्वेज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते हैं ना, चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसीलिए हम इनको हमेशा, जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं, तो साइंटिफिक नेम्स में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? डेड लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। तो वो क्या है? लैटिन और ग्रीक में होते हैं हमेशा, आपको पता है। दूसरा, यहाँ पर एक बात और याद रख सकते हैं आप, कि कभी आप नेमिंग देखोगे आप, तो कभी नेमिंग आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ कि ऐसे ही बहुत सारे आपको साइंटिफिक नेम मिलेंगे ऑर्गेनिज्म के, जिसके अंदर क्या मिलेगा बेटा? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है नाजा,
है ना। तो नाजा नाजा, तो नाजा नाजा क्या है बेटा, इंडियन कोबरा का नेम है, साइंटिफिक नेम है किसका, इंडियन कोबरा का। तो यहां पर देखो ये जेनेरिक एपिथेट, जीनस और स्पीसीज दोनों सेम है ना, तो जीनस और स्पीसीज जब सेम होते हैं तो उसको हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं बेटा, टॉटोनियम्स। ये कैसे नेम है, टॉटोनियम्स, या टॉटोनियम्स भी बोल सकते हैं। तो टॉटोनियम्स क्या होते हैं, जब जीनस और स्पीसीज सेम होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, टॉटोनियम्स। तो टॉटोनियम्स बेटा, जैसे और एग्जांपल ले लो आप, रेटस रेटस किसका है, ये रेटस रेटस किसका है, रेट का है ना, रेट का, रेट के लिए साइंटिफिक नेम क्या है, रेटस रेटस। तो यहाँ पर ये जीनस और स्पीसीज दोनों कैसे हैं, सेम, तो ये क्या हो गया, टॉटोनिम्स। लेकिन टॉटोनिम्स और ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर ICZN, मतलब जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में तो हम इनको पढ़ते हैं, कभी भी इनका फंक्शन नहीं होता किसमें बेटा, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में। बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में इन ICBN टॉटोनिम्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो कभी भी आपको जीनस और स्पीसीज कभी भी सेम नहीं मिलेगा किसमें बेटा, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में, मतलब प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अभी हमने बात करी थी अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, उसके रूल्स के बारे में, सारी चीजें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक दूसरे टाइप का नॉमेनक्लेचर जिसको अपन बोलते हैं बेटा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो दिया था वो किसने दिया था बेटा, ये हक्सले ना, जूलियन हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। स्ट्रिकलैंड ने ये दिया था। अब इसके अंदर बेटा जैसे हम बात करते थे बाइनोमियल, तो बाइनोमियल के अंदर हमने 2 कंपोनेंट पढ़े थे। यहां पर जो कंपोनेंट है वो कितने बेटा, 3 कंपोनेंट हैं। वही सेम फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा, जो फर्स्ट टर्म होगी वो किसको बताएगी, वही सेम आपके बाद जीनस के बारे में, जेनेरिक नेम। सेकंड जो टर्म होगी या सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो आपको बताएगा बेटा किसके बारे में, स्पेसिफिक एपिथेट, अभी हम पढ़ चुके थे स्पेसिफिक एपिथेट। और जो थर्ड टर्म होगी बेटा, जो थर्ड टर्म होगी वो बताएगी आपको सब स्पेसिफिक एपिथेट। या फिर आप इसको वेराइटीज भी लिख सकते हो, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएगी। ठीक है ना। तो इसके अंदर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, वही सारे रूल्स फॉलो होंगे। जैसे हमने लिया ब्रेसिका ओलेरेसी कैपिटाटा, एक और ले लीजिए ब्रेसिका ओलेरेसी बोट्राइटिस। देखो बेटा ये जो साइंटिफिक नेम है, 2 साइंटिफिक नेम आप लिख रहे हैं, तो आपने देखा था ब्रेसिका ओलेरेसी, ब्रेसिका। अब ऐसे जो इनका जीनस और जीनस दोनों सेम है, इस दोनों का, इसका भी। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना कि ये किसका नेम है। अब अगर तो इसके लिए हमको क्या बतानी पड़ती है, सब स्पेसिफिक एपिथेट बताना था। तीसरा जब तक हम नहीं बताएंगे, थर्ड टर्म नहीं बताएंगे, तो हमको पता नहीं लगेगा एक्चुअल में हम किस स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ब्रेसिका ओलेरेसी बोट्राइटिस है दैट इज अ कर्ली फ्लावर, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जिसको अपन बोलते हैं, है ना। और ये क्या है बेटा, कैपिटाटा, दैट इज ब्रेसिका ओलेरेसी कैपिटाटा, ये होती है बेटा आपका कैबेज, बंद गोभी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको साइंटिफिकली हमको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। तो ये दोनों हमको किसके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपका जो जीनस है, स्पीसीज, ये भी सेम, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है दोनों में। अब ये जब दोनों में सेम है तो बेटा ये कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो किसके बेसिस पर कर सकते हैं, सब स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में जानकर हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी आप इनको बारे में लिख लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल जाएंगे। तो आपको ये जो भी कंटेंट है वो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच टुडे, आज के लिए इतने काफ़ी है। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम आगे के लिए पढ़ेंगे लिविंग वर्ड के जो अंदर जो आगे टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।